नमस्कार, मसला देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के संगठन सृजन अभियान जारी है। नामों की समीक्षा के बाद आपको बता दें कि 15 जुलाई तक जिला अध्यक्षों की घोषणा होने की संभावना है। ऐसे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान होगा और कांग्रेस संगठन नियुक्तियों में सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले पर जोर दे रही है। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने सभी जिलों से 6 नामों के पैनल तैयार कर कांग्रेस हाईकमान को सौंप दिए गए हैं और इन नामों पर समीक्षा के बाद 15 जुलाई तक जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा होने की संभावना है। ऐसे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान होगा। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस इस बार जाट या फिर अन्य ओबीसी चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का विचार कर रही है ताकि व्यापक सामाजिक समीकरण और बनाया जा सके। इसी के साथ जाट नेताओं में दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के नाम चर्चा में हैं, जबकि ओबीसी चेहरों में राव दान सिंह, रामकिशन गुज्जर और चंद्र प्रकाश का नाम सामने आया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक भविष्य में कोई भी जिला अध्यक्ष अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 1.5 साल पहले जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बीच जानकारी के मुताबिक अब हरियाणा प्रभारी वीके हरिप्रसाद, एआईसीसी ऑब्जर्वर और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जिला अध्यक्षों की नाम को फाइनल करने के लिए बैठक करेंगे और इस बैठक में जिले के आए 6 नाम के पैनल में से एक नाम को फाइनल किया जाएगा और फिर जिला अध्यक्षों की जो लिस्ट है उन्हें औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन ऐसे में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में कांग्रेस पार्टी सोशल इंजीनियरिंग और पार्टी के प्रति लॉयल्टी को जो है वो प्राथमिकता देगी। और ऐसे में हरियाणा हाल ही के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपने सामाजिक आधार को मजबूत करने और विभिन्न समुदायों को जोड़ने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। तो ऐसे में अब 15 जुलाई तक का वो समय दिया गया है और हरियाणा की राजनीति में देखना दिलचस्प होगा कि अब 15 जुलाई को क्या कुछ नाम फाइनल होते हैं। हमारे साथ चर्चा में तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, सबका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता राजवीर रोहेला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है सर आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन्हीं से प्रवक्ता अनुसुरा हमारे साथ जुड़ रही है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत जो है आपसे करूंगी। दिनेश अग्रवाल जी, जिन जिलों में पैनल तैयार कर लिए गए हैं, नामों को भेज दिया गया है, वहां देरी क्यों हो रही है? आपके चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को नमस्कार, साथ में बैठे मेरे अन्य साथियों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये 2025 का जो वर्ष है सपना जी, ये तो पार्टी ने पूरे देश के अंदर हर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तौर पर रखा है और उसी कड़ी में हरियाणा प्रदेश में भी उसी को लेकर एक्टिविटी चल रही है। हमारे जो प्रभारी नियुक्त हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर से आए हैं चाहे प्रदेश स्तर के प्रभारी हैं, सभी ने लगातार 1 महीना तक, ये जो जून का महीना था, पूरा महीना एक एक जिले में गए, एक एक विधानसभा क्षेत्र में गए, एक एक गांव और कस्बे तक वो गए हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने सलाह मशवरा किया है, पार्टी के नेताओं से, पूर्व विधायकों से, पूर्व सांसदों से और वर्तमान जो हमारे जो भी प्रत्याशी रहे, जो जीते चाहे वो हारे, सभी से उन्होंने मंत्रणा की है। आम कार्यकर्ता के घर घर तक पहुंचकर उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लिए हैं और पूरे 1 महीने में बड़ी विस्तृत रिपोर्ट ये तैयार हुई है। और उसके बाद उन्होंने नाम अपने तरफ से जो पैनल बनाए हैं वो हमारी एआईसीसी को सौंप दिए हैं। मेरी जानकारी के अनुसार शायद कल कोई मीटिंग होने जा रही है और हो सकता है कि इसमें अभी जो हमारी एआईसीसी की जो बैठक होनी है उसके अंदर भी कुछ डिस्कशंस होंगे और सभी प्रभारी अपनी अपनी बात को वहां पर भी रखेंगे और हमारे जो प्रदेश के हमारे प्रभारी हैं वीके हरिप्रसाद वो स्वयं मौजूद रहेंगे। बहुत मजबूती के साथ पार्टी के उन वफादार साथियों को जो लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं, फील्ड में रहते हैं और जिनके लिए संगठन सर्वोपरि है, उन सभी कार्यकर्ताओं की पहचान की गई है और उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी मिलने जा रही है। इसमें देर सवेर वाली बात ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो ये हालांकि 2025 का पूरा साल है, परंतु मुझे नहीं लगता और कि भाई पूरा साल लगेगा। जुलाई के महीने के अंदर कभी भी किसी भी समय ये नियुक्तियां हो सकती हैं।
ठीक है। राजवीर रोहिला जी, आपके पास आना चाहूंगे। देखिए, अब कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव मोड पे है। संगठन को मजबूत करने की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? क्या बीजेपी को लगता है अब जो है आगे एक मजबूत विपक्ष मिलने जा रहा है? कोई कठिनाई या फिर कोई परेशानी? अपना जी नमस्ते। प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम और आपकी तरफ से मेरी राम राम जी। ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन अब लोकतंत्र में जब आप सत्ता पक्ष से सवाल करते हैं तो विपक्ष से भी सवाल होता है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, अन्य दल भी है, इनका अपना अपना महत्व है। कांग्रेस पार्टी के जो अब ये जो इनकी संगठन की बात है, ये आज से नहीं 2005 से शुरू हुई है, जब 67 सीटें चौधरी धनलाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीती थी और मुख्यमंत्री बनाया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। तो ये करीब 20 साल हो गए जो इनका उठापटक चल रही है। और फिर जब मुख्यमंत्री बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, तो वहां उन्होंने एक प्रणाली शुरू की ठिकाने लगाने की अपने नेताओं को। वो जो नेता आगे भविष्य में चुनौती बनने वाले थे, सभी नेताओं को उन्होंने या तो घर दिखाने का काम किया या हथियार पर डालने का काम किया, या वो नेता पार्टी छोड़ गए। आपने तो अगर 24 के चुनाव में भी देखा होगा, लोकसभा के चुनाव में बहुत से नेता पार्टी छोड़ के आए थे, विधानसभा चुनाव में भी पार्टी छोड़ी है। और 2009-5 के बाद ये पार्टी कभी 45 का आंकड़ा नहीं छू पाई। और यही बात संगठन की बात करते हैं तो नीचे हरिप्रसाद जी 12-13 साल पहले हरियाणा में के प्रभारी होते थे, तो उन्होंने खुद स्वीकार किया है, भाई मैं 12 साल पहले मैं प्रभारी था और मैंने संगठन बनाया तो मैं ही संगठन बनाऊंगा। तो ये होगी इनकी संगठन की जो मतलब व्यवस्था उस पर। और प्रभारी जी ने तो ओपनली बोला यह बात, स्वीकार किया, लेकिन इनके प्रवक्ता है या जो नेता है वो लोग कभी स्वीकार नहीं करते। हमारे में कमी रही है कि एक जिला अध्यक्षों को बनाने के लिए इनका जो हाईकमान है, सिर्फ नेता है राहुल गांधी जी, तो उनको यहाँ आना पड़ा। तो ये छोटी बात नहीं है, कहीं ना कहीं जो हरियाणा उनके लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है। उन्होंने गुजरात में भी ये चीजें शुरू करने की कोशिश की थी, जो गुजरात में ये चीजें की जाए, तो गुजरात में भी इन्होंने वो अचानक से लिस्ट रोकनी पड़ी और फिर बाद में वो चीजें वो की उन्होंने। ऐसे ही हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, उसमें भी मैनिपुलेट करने का काम किया गया, टिकटें बांटी गई, चीटिंग लाइटिंग का फार्मूला लगाया गया, जिसके कारण इस पार्टी को हार देखनी पड़ी। और संगठन भी एक इसमें अहम भूमिका निभाता है। ये लोग जब हम चुनाव में जब विरोधी में बैठते थे तो ये लोग कहते थे हमें संगठन हमारा पूरा हमारा है। तो आज ये क्या, आज ऐसी क्या नौबत आ गई संगठन बनाने के लिए आप लोगों को हाईकमान बुलाना पड़ रहा है? तो सवाल तो ये नहीं बनता, नहीं आते ये लोग उस टाइम झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं। तो फिर कहने का मतलब ये है कि ये कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी चाहते हैं वो यहाँ नहीं होगी, क्योंकि यहाँ हुड्डा कांग्रेस है, सुरजेवाला कांग्रेस है, शैलजा जी कांग्रेस है और यादव जी कांग्रेस है, जो इनके कैप्टन अजय यादव है। तो अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस। तो फिर आप सोचते हैं ये संगठन बना पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता ये जो टैक्टिक्स चल रही है। इसमें भी आपको मैं बताना चाहूंगा, जितना हुड्डा जो बड़ौदा विधानसभा में कृष्ण हुड्डा के जो बेटे हैं उन्होंने वहाँ ओपनली बगावत की, ओपनली नारे लगाए उन्होंने। इनको आज मालूम है जो इनका विधायक है जो बड़ौदा से, उसने क्या बोला, भाई आज जो सोनीपत में रोहतक में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेगा वो जिला अध्यक्ष बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इनको आज मालूम है एक विधायक है, वो विधायक इनका उससे आगे है, हाईकमान से भी आगे हो गया, वो इनके पैटर्न प्रणाली से भी आगे हो गया। तो मुझे लगता है जो इनके विरोधाभास ही इनके पकड़ का कारण बनेगा। ठीक है, लौटती हुई इसका जवाब दीजिएगा दिनेश जी, लेकिन उससे पहले अनुसुरा जी आपके पास देखिए, अब कांग्रेस की गुटबाजी पर आपकी क्या राय है? एक छोटी सी टिप्पणी दीजिए और इसके साथ ही ये भी बता दीजिए कि इनेलो में कितनी एकता है पार्टी को लेके। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या, आपकी आवाज हम नहीं सुन पा रहे हैं। अनुसुरा जी आप उसे ठीक कीजिए और हम भी ठीक करवाते हैं। लेकिन जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, राजवीर रोहिला जी ने कहा कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है, जवाब दे दीजिए। दिनेश जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ, तो आप सपना जी, राजवीर भाई ना बहुत भोले हैं,
इनको बहुत चिंता हो रही है कांग्रेस की। ये क्यों भूल जाते हैं, इनकी पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा राम कुमार गौतम को गोबर पिला देते हैं खड़े होकर विधानसभा में। वो कौन सी भाजपा है? अब बीच में नहीं। इसका जवाब दे दीजिएगा राजवीर जी, आऊंगी आपके पास। बोलिए दिनेश जी। राजवीर जी मैं आपके पास आऊंगी, प्लीज इंटरप्ट नहीं, बोलिए दिनेश जी। राम कुमार गौतम जी को 10 किलो गोबर पिला दिया अरविंद शर्मा ने, कौन सी भाजपा थी वो? और अनिल विज कहते हैं कि मुझे चुनाव के अंदर मरवाने की, मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, मुझे हरवाने के लिए साजिश की गई। वो कौन सी भाजपा थी? और अब राव इंद्रजीत सिंह 12 विधायकों को लेकर अपना डिनर पार्टी करते हैं, वो कौन सी भाजपा है? और मनोहर लाल खट्टर हरियाणा में आके इंटरफियरेंस कर रहे हैं, वो कौन सी भाजपा है? कितने गुटों में भाजपा बटी हुई है? राव नरवीर सिंह जी रोज राव इंद्रजीत सिंह को गालियां देते हैं, कौन सी भाजपा है वो? ये अपने घर में झांके पहले। और मैं तो ये कहूंगा बेहतर होगा कि ये कांग्रेस की चिंता करने की बजाय अगर ये चिंता करते कि हरियाणा में जो अपराध बढ़ रहा है, हरियाणा में जो महंगाई बढ़ी है, हरियाणा के अंदर जिस तरीके से लगातार नशे का व्यापार बढ़ रहा है, हरियाणा में शिक्षा का स्तर गिर रहा है, हरियाणा में चिकित्सा का स्तर गिर रहा है, उन चीजों की चिंता नहीं कर रहे। अब देखिए, एक तरफ तो इन्हीं के अनिल विज ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री को तो चौपर से नीचे ही नहीं उतर रहा, वो तो उसको समय ही नहीं है। जब इन्हीं की पार्टी के कैबिनेट मंत्री खुद मुख्यमंत्री के लिए ये कह रहे हैं कि वो चौपर से नीचे नहीं उतरता, इनके विधायक विधानसभा में खड़े होकर रिरियाते हैं, गिरियाते हैं, वो छोटी छोटी चीजों की मांग रखते हैं, वो उनकी ना वहां सुनी जाती है, ना उनकी विधानसभा के अंदर, ना हल्के के अंदर। अगर इनका कोई नेता, कोई इनका एमएलए, कोई मंत्री अगर किसी अफसर को फोन करता है तो अफसर नहीं सुनते। ये किस तरीके की सरकार चला रहे हैं, कैसी पार्टी चला रहे हैं। अब 22,000 गज जमीन में, 22,000 गज जमीन में सिरसा में कल उद्घाटन होने जा रहा है इनके दफ्तर का। पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में बड़े बड़े आलीशान 7 स्टार होटल बना दिए इन्होंने। आज तक भाजपा नहीं बता रही वो पैसा कहां से आ रहा है, वो पैसा भाजपा के पास कहां से आ रहा है। ठीक है। इन 11 सालों में हरियाणा प्रदेश को 55,000 करोड़ से 4,50,000 करोड़ के कर्जे पे पहुंचा दिया। उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में एडमिशन दिखाए जाते हैं 22 लाख बच्चों के। जब हाईकोर्ट उसकी जांच कराता है तो 18 लाख बच्चे पाते हैं। उन 4 लाख बच्चों। ठीक है। एक सेकंड ठीक है, इसका जवाब दीजिएगा राजवीर जी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे लिए चलते हैं आपको राजवीर रोहिला जी के पास, जहां राजवीर रोहिला जी आप देख रहे थे कि दिनेश अग्रवाल ने तमाम आरोप लगाया, कई गुटों में बीजेपी खुद बटी और कांग्रेस में जो है गुटबाजी के आरोप लगा रही है। इसका जवाब दे दीजिए राजवीर जी। अपना जी दिनेश अग्रवाल जी उम्र में मेरे से वरिष्ठ है, मैं सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन इन्हें यह ज्ञान नहीं भाई संगठन और सरकार अलग अलग चीजें होती है। हमारा संगठन बूथ स्तर तक बना हुआ है, हमारे शक्ति केंद्र है, हमारे मंडल अध्यक्ष है, हमारे जिला अध्यक्ष है, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी जिला की कमेटी है।
प्रदेश अध्यक्ष बना हुआ हमारा, लेकिन इन्हें मतलब अलग ही मतलब ले जाते हैं उस चीज को ये। तो बात संगठन की हो रही है, सरकार में क्या सुन रहा है, सरकार की आप दिक्कत क्यों मांग रहे हो? सरकार ऐसे बनाते से चलेगी। राघवेंद्र जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने उनकी बेटी आपके अलावा हमारी कैबिनेट में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने अपने घर का इनॉग्रेशन किया था, उन्होंने अपने विधायकों को घुमा लिया, क्या दिक्कत हुई थी? इसमें क्या दिक्कत है? राव साहब ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए वो चीजें। अब दिक्कत यह है कि उन्होंने उद्धव साहब को ठिकाने लगा दिया, कोसली में, अदेली में, ठीक है ना? ये चीजें इनको कटौती है। ये कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा नेता एक भारतीय जनता पार्टी में, वो तो आप लोगों ने खोया, उद्धव साहब ने खोया, अग्रवाल से भेदभाव करके 9.5 साल तक मनोहर लाल जी की सरकार रही है। राव जी ने खुद बोला है मनोहर लाल जी ने समान विकास कराया है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 11 साल से चल रही है, ये जनता को समर्पित है, ये किसी नेता को समर्पित नहीं है। ये नंबर तो विधानसभा में क्या हुआ क्या नहीं, वो सबने देखा, उसका कोई विषय नहीं है। इसका क्या विषय है? उसका हमारे संगठन में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो चुने प्रतिनिधि है, संगठन अलग चीज है, हमारा संगठन ठीक है सरकार में इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है अनुसुरा जी, आप मुझे सुन पा रही है? ठीक है, मैं लौटती हूँ सर। अनुसुरा जी, आप सुन पा रही है मुझे? जी हाँ जी जी। कांग्रेस की गुटबाजी पर आपकी क्या राय है? एक छोटी सी टिप्पणी कर दीजिए और साथ ही ये भी बता दीजिए कि इनेलो में एकता को लेकर क्या कहती है इनेलो, कितनी एकता है? सबसे पहले तो आपको व सभी दर्शकों को नमस्कार जी। डिसिप्लिन में रहने वाला संगठन है। हमारा संगठन लगातार अनुसुरा जी, आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रही है। दिनेश अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी है, तो बीजेपी में अगर गुटबाजी है तो सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अब तक कांग्रेस ना नेता प्रतिपक्ष दे पाई और तमाम देखिए जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति पे अब 15 जुलाई तक हालांकि डेट दे दिया गया है, लेकिन गुटबाजी वजह है या फिर क्या वजह है कि इतनी देरी हो रही है? शोभा जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और मैं निश्चित तौर पे आपको इसका रिप्लाई दूंगा। देखिए, अभी राजवीर रोहिल्ला जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। पन्ना प्रमुख से लेके और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक की उन्होंने बात करी। मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 20,800 बूथ हैं और एक बूथ पे कम से कम 30 से 35 पृष्ठ हैं पेज वोटर लिस्ट के। तो इनके 30 से 35 इनके पन्ने के प्रमुख हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 6,30,000 तो पन्ना प्रमुख है हरियाणा में, इनके अनुसार जो ये बताते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जब आप परशुराम जयंती बनाते हो और मुख्यमंत्री उसके अंदर जाते हैं तो आपको वहां भीड़ इकट्ठी करने के लिए जेल में बैठे कैदियों की मदद क्यों लेनी पड़ती है? आपसे जनता रुष्ट हो चुकी, पब्लिक आपसे दूर जा चुकी, आपका कार्यकर्ता आपकी रैली में नहीं आना चाहता, तो आप जेल में बैठे कैदियों की मदद ले रहे हैं। कौन से कैदी सर? कौन से कैदी की बात कर रहे हैं आप? नाम बता दीजिए एक बार। पोस्टर लग के आए थे बसों पे, फोटो लग के। मुख्यमंत्री खुद उस रैली को संबोधित करने आए और जेल में बैठे कैदी की मदद से भीड़ इकट्ठी की गई वहां पर। ये इनका संगठन है।
ठीक है। और अगर ये बात करते हैं सरकार चलाने की, तो ये बता दें कि कहते हैं मनोहर लाल जी ने 9.5 साल के अंदर हरियाणा को 55,000 करोड़ से 4.5 लाख करोड़ के कर्जे पे पहुंचा दिया। आज बिजली की दरें 3 गुना कर दी इन्होंने हरियाणा में। 2 लीटर सरसों का तेल 40 रुपए में मिलता था, उसके 100 रुपए वसूल कर रहे हैं ये। 40,000 स्टूडेंट और स्कूल जाते थे, उनका फ्री का जो बस का पास था उसको रद्द कर दिया। मुख्यमंत्री अपने लिए 80 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, लेकिन 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चों से टैब वापस ले लिए गए। हरियाणा प्रदेश के अंदर दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, दनादन अपराधी जो है अपराध करते हैं, फिरौती की पर्चियां फेंक के जाते हैं। यमुनानगर जैसे शहर के अंदर सरेआम चौराहे से एक बहन को उठाकर 5 घंटे तक दरिंदे चलती हुई ट्रक के अंदर पूरे शहर में घूमते हुए रेप करते हैं। सरकार का नुमाइंदा नहीं बोलता कोई। आज हरियाणा के अंदर शराब के ठेकों की नीलामी के ऊपर वो संकट गहरा रहा है कि उनके शराब के ठेकेदारों की हत्याएं हो रही हैं रोज। दर्जनों ठेकेदार मारे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा में से या तो अपराधी छोड़ जाए या अब छोड़ दें या हरियाणा छोड़ दें, लेकिन भूल जाते हैं कि जिस दिन आपने शपथ ली उस दिन भी आपने ये बात बोली, और जब आप ये बात बोल रहे थे उस समय भी हिसार के अंदर बैठे एक दुकान पे बैठे व्यापारी को तैर गोलियों से भूना जा रहा था। और मुख्यमंत्री कह रहे हैं अपनी शपथ में कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या हरियाणा छोड़ जाए। 9 महीने हो चुके, 9 महीने में 100 बार मुख्यमंत्री इस बात को बोल चुके। ठीक है सर, इसका जवाब दीजिएगा राजवीर रोहिला जी, लेकिन उससे पहले अनुसुरा जी आपके पास आना चाहूंगी। देखिए कांग्रेस में गुटबाजी है, और इसके साथ ही साथ आप ये भी बता दीजिए इनेलो विकल्प के रूप में क्यों नहीं आ पा रही है? जी आप सुन पा रही है मेरे को? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, बोलिए। जी सबसे पहले तो आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं क्योंकि समय कम बचा है और आज मैं कनेक्ट नहीं हो पाई, तो मैं सबसे पहले क्योंकि आज का जो मुद्दा है कांग्रेस जो संगठन बना रही है उस पर बोलना चाहूंगी। कांग्रेस संगठन बना रही है, बहुत बहुत शुभकामनाएं कांग्रेस को। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि संगठन बनाने के लिए लोग कहाँ, नाइजीरिया से लेके आएंगे या ऑस्ट्रेलिया से लेके आएंगे या श्रीलंका से? वो भी कांग्रेसी होंगे हरियाणा के जो एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाते। कोई बाहर किसी दूसरे देश से तो नहीं किए जाएंगे। तो जो कांग्रेस की हालात हैं, कांग्रेस के अंदर हल्के के अंदर अभी रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुए, फिर विधानसभा चुनाव हुए, जो इनके कैंडिडेट हैं हल्का वाइज, इनके कैंडिडेट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमें तो इस गुट ने हरा दिया। सिटिंग सांसदों के नाम ले रहे हैं कि इस सांसद ने हमें हराने का काम किया है। तो ये कहाँ से लाएंगे संगठन? नाम ही तो होता है कि इसको जिला प्रधान बना दिया, इसको हल्का प्रधान बना दिया। लोग तो वही है ना, वो ही लोग जो एक दूसरे को मैं कहूंगी कि एक दूसरे को फूटे आंखों नहीं सुहाते। तो कांग्रेस के जो हालात हैं वो कांग्रेस जानती है। या तो कांग्रेस के अंदर, राहुल गांधी के अंदर, मैं फिर कहूंगी इतनी हिम्मत हो कि जो पुराने पार्टी कांग्रेस के अंदर बैठे हैं, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भाजपा को स्थापित करने का काम किया और अब लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनवाई है, या तो इन बूढ़े घोड़ों को साइडलाइन करके सबको हटा के कोई नए बच्चों को पकड़ के लाए, वरना कांग्रेस का भविष्य तो अंधकारमयी है हरियाणा के अंदर। रही बात इनेलो की, तो इनेलो का संगठन हमेशा से मजबूत रहा है। हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, हल्का स्तर तक के पदाधिकारी हम नियुक्त कर चुके हैं। आगे गांव लेवल तक के संगठन को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। 1 बूथ 10 यूथ की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। और डिसिप्लिन की बात करें तो इनेलो के अंदर हमेशा डिसिप्लिन रहा है। मैं सुन रही थी, हालांकि मेरी आवाज नहीं आ पा रही थी, लेकिन मैं सुन रही थी दोनों प्रवक्ताओं को। आज के टॉपिक है संगठन को लेके, और ये दूसरी बातें लेके बैठे हैं। वो हमें भी पता है, वो जिस दिन मुद्दा होगा हम भी बोलेंगे, लेकिन आज संगठन के बारे में बोलिए ना आप। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को कहूंगी, आपने जो बातें कही वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानती हूँ सर, आपने बहुत जो बातें कही बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप बातें शैलजा की और हुड्डा के जो आपस के संबंध हैं, जो भाई समय की भी बहुत कमी और कुछ ऑडियो प्रॉब्लम भी थी। जी 2 शब्दों में दिनेश जी दीजिए। सपना जी दिनेश जी 2 शब्दों में जल्दी से। कोई नहीं, मेरी बहन ने जो बात कही मैं तो केवल एक बात कहूंगा। ये कह रही थी कि नए बच्चों को, आप तो अपने घर के बच्चों को नहीं संभाल पाए, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। और आप नहीं बीच में नहीं सर प्लीज जल्दी से। आप अपने घर के बच्चों को
नहीं संभाल पाए, उनको राज्यपाल आपने निष्कासित कर दिया पार्टी से। तो ये वही इनेलो की 25 साल हो गए सत्ता से बाहर, अरे बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमसे जोड़ो, शांत रहिए, अगर बोला आप ही इनको रोकिए, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। ये मैंने आपको सुना है पूरा, तो फिर मैं दीजिएगा तो जवाब दे दीजिए। अब सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। 1977 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पे आपने हरियाणा में काम किया। चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बनी, या दुष्यंत चौटाला ने भाजपा को समर्थन दिया। आप लोगों के सहयोग से बने। आपने तो यहाँ तक किया कि सोनीपत की सीट पर आपने कैंडिडेट भी अपना दे दिया, किशन सिंह सागवान, उनको लोकसभा के लिए। आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हरियाणा प्रदेश का जो भत्ता बिठाया, इस तरीके से राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, संत लोंगोवाल के समझौते की भी खिल्लियां उड़ाई आपने। समझौते ठीक है, ठीक है। देखिए, समय की भी बहुत कमी है और दिनेश अग्रवाल जी, हमें 15 जुलाई का इंतजार है कि 15 जुलाई में आखिरकार क्या कुछ कांग्रेस पे निर्णय होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।